నమస్తే. విద్య, వ్యవసాయం తదితర రంగాల్లో సాంకేతికత కీలక పాత్ర పోషిస్తోందని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. ఈ సందర్భంగా డిజిటల్ టెక్నాలజీ సహా పలు రంగాలపై వీళ్ళిద్దరూ చర్చించారు. కృత్రిమ మేధతో కొత్త సవాళ్లు ఎదురవుతున్నట్లుగా తెలిపారు. ప్రధాని మోడీ, టెక్ దిగ్గజం మైక్రోసాఫ్ట్ అధినేత బిల్ గేట్స్ చాయ్ పే చర్చలో పాల్గొన్నారు. డిజిటల్ రంగంలో భారత్ చాలా మార్పులు తీసుకొచ్చిందన్నారు. ఏఐ అనేది పెద్ద అవకాశమని, దాంతో కొన్ని సవాళ్లు ఉన్నాయంటున్నారు మోడీ. చాయ్ పే చర్చలో మోడీ, బిల్ గేట్స్ ఏం మాట్లాడుకున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం. Well, the G20 is way more inclusive, and so it was fantastic to see that India, in hosting it, really raised things like digital innovation and how this South-South collaboration can be far more than just the dialogue with the North. It can actually be a system that improves health. And you know, our foundation is so excited about the positive results that you've achieved here in India that we'll be a partner in trying to take that into many other countries. आपकी बात सही है. जब मैं इंडोनेशिया में भी G20 में गया था तो दुनिया के सभी देशों की क्यूरियोसिटी ये थी कि आपने ये डिजिटल रिवॉल्यूशन कैसे लाया है. और तब मैं उनको समझाता था, एक तो मैंने इस टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कर दिया है, ये किसी की मोनोपोली नहीं रहेगी, ये जनता का होगा, जनता के द्वारा होगा, और जनता में जो भी उभरती हुई टैलेंट इसमें वैल्यूएडिशन करेगी वो करती चलेगी, ताकि कॉमन मैन को भी टेक्नोलॉजी पर विश्वास पैदा होना चाहिए. जैसे 10 डॉक्टर होते हैं, सब MBBS होते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के पास ज़्यादा लोग जाते हैं क्योंकि उसका भरोसा बन गया है. Adapting technology, but it's actually leading the way. What are some of the things you're excited about? Health, agriculture and education. मैंने जो आरोग्य मंदिर बना है, 2 लाख आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर विलेजेज में, ये जो मेरे हेल्थ सेंटर है उनको मैं डायरेक्टली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बेस्ट हॉस्पिटल के साथ उनको जोड़ देता हूँ. पहले शुरू में उनको लगता था कि डॉक्टर तो है नहीं, मुझे देखे बिना कैसे बताता है, लेकिन बाद में उनको समझ आया कि टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठा हुआ डॉक्टर भी उनको सही डायग्नोसिस कर रहा है, सही एडवाइस कर रहा है. तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है. जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है. तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म की कमाल है. और दूसरी पर एजुकेशन, मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूँ. टीचर की जो कमियां हैं उसको मैं टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूँ. दूसरा, बच्चे का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है, तो उस प्रकार के कंटेंट बनाना, उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ, ताकि बच्चों को लगना चाहिए. और मैंने कुछ सर्वे किया, मैंने देखा बच्चों को बड़ा मजा आ रहा है. मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैं बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहा हूँ और मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूँ. One of the themes I think India brings to technology is that it should be available for everyone, actually lifting up those who need it the most. जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइड की बात सुनता था, मैं कहता मेरे देश में मैं सब कुछ नहीं होने दूंगा कि डिजिटल डिवाइड हो. और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये अपने आप में बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है. आज मेरे यहाँ गांवों तक मैं ये डिजिटल फैसिलिटी पहुंचाना चाहता हूँ. तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ा टारगेट ग्रुप है. महिलाएं तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है, ये मेरा अनुभव है मेरे देश में. उनके अनुकूल कौन सी चीज़ें मैं टेक्नोलॉजी में ले जाऊँगा तो वो एकदम से एक्सेप्टेबिलिटी बनती है. मैंने एक कार्यक्रम लिया है, नमो ड्रोन दीदी. उसके पीछे मेरे 2 लक्ष्य हैं. एक तो मैं भारत के गांवों में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहूँ, और वो भी एक गरीब परिवार से. तो मैं एक साइकोलॉजिकल चेंज करना चाहता हूँ. ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं, बड़ी चीज़ें करनी है. दूसरा, गांव में महिलाएं मतलब यही काम करेगी, भैंस को चराएगी, गाय को चराएगी, दूध दोहेगी, नहीं. मैं उसके हाथ में टेक्नोलॉजी देना चाहता हूँ. मैं साइकोलॉजिकल चेंज लाना चाहता हूँ. गांव के सब लोगों को लगना चाहिए कि ये हमारे गांव को बदल रही है. एग्रीकल्चर को मैं
आधुनिक बनाना, वैज्ञानिक बनाना, ये जरूरत मैं देखता हूँ। और उसी लिए मैंने ड्रोन दीदी का, और बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। मैं ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। Yeah, I think the key point is that the digital infrastructure just keeps richer. You know, a lot of people know about the identity system and the digital payment systems, and that the government, by taking virtually all the government payment programs now and digitizing those, that alone saved a lot of money, and it created access on a more equal basis. But now as you're moving into the different areas, advice for farmers, registering their land, tutoring for kids, and the health records, connecting all of those. That's kind of a second phase. And we're just at the beginning now of the third phase, where these advances in artificial intelligence will come on top of that and make the value even better. आपने सही कहा, AI का महत्व बहुत है। और मैं तो कभी कभी मजाक में कहता हूँ, हमारे देश में माँ को आई बोलते हैं, माता को बहुत से राज्यों में भाषा बोलते हैं आई। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आई भी बोलता है, AI भी बोलता है। वो इतना एडवांस हो गया है। अब देखिए मैं कैसे उपयोग करता हूँ, मैं आपको बताऊँ, जिसको देखकर आपको भी खुशी होगी कि कॉमन मैन कैसे AI का उपयोग कर सकता है। जैसे मैंने G20 में AI का बहुत उपयोग किया। मेरे पूरे G20 का परिसर था, उसमें पूरा का पूरा AI का उपयोग करके सारे इंटरप्रेटर्स की व्यवस्था मैंने AI से की। मैंने मेरे सभी ड्राइवर्स को मोबाइल फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करवा दिया, उसके साथ बैठे हुए गेस्ट उनको करवा दिया। मान लीजिए वो फ्रेंच भाषा जानते हैं तो ड्राइवर के पास ऐप में फ्रेंच की व्यवस्था थी, वो ड्राइवर के साथ फ्रेंच में बोलते थे, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में सुनता था, ड्राइवर अपनी लैंग्वेज में जवाब देता था। यानी ड्राइवर के साथ कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज में वो कर सकते थे। मैंने अभी एक प्रयोग किया, मैं काशी तमिल संगम में कार्यक्रम करता हूँ, तो काशी में तमिलनाडु के लोग आए हुए थे, तमिल भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, तो मैंने AI का उपयोग किया। मैं हिंदी में बोला और सबने मेरा भाषण तमिल में सुना AI के द्वारा। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप, और मैं AI का बड़ा उपयोग करता हूँ और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर, टेक द सेल्फी। Okay. Yes. Wow. So you can see. Wow. Not only this, since last 20 years, मेरे साथ आपके जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगे 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकग्नाइज करके ले आता है। तो आज टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है, और मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के प्रयोग हमें वैल्यू एडिशन करते हैं। अब पहले क्या होता था, मैं कहीं जाता था, कोई फोटो मांगता था, देते थे। आज मैं कहता हूँ भाई तुम AI पर जाओ, मेरे नमो ऐप पर जाओ, फोटो बूथ में जाओ, खुद की सेल्फी ले लो, आपको आपके साथ मेरा जितना भी फोटो होगा कि कोने में आप खड़े होंगे तो भी मिल जाएगा। तो हमने थोड़ा रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों की मदद करने के लिए उपयोग करना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि पहले उसको कंफर्ट लेवल देना, उसको लगना चाहिए हाँ यार ये तो मेरे काम का है। जब काम में होता है तो फिर उसको इनोवेशन करता है, वो नई चीजें जोड़ देता है। India sees AI. अगर हम AI को एक मैजिक के टूल के रूप में उपयोग करेंगे तो शायद बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। या AI का उपयोग अपने आलसीपन को बचाने के लिए मैं करता हूँ कि भाई मुझे किसी को चिट्ठी लिखनी है, मैं ड्राफ्ट नहीं करूँगा, मैं ChatGPT को कह दूंगा
कि मेरी चिट्ठी ड्राप करके दे दो, तो ये गलत रास्ता है। मुझे तो चैट जीपीटी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, मैंने उसके साथ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम ये शब्द की जगह ये क्यों नहीं लाए। तो मैं एआई से आगे जाने की कोशिश करूं। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी बोलियां हैं, मैं एआई को कहता हूं आप इन बोलियों को पकड़िए। अब मेरे एस्ट्रोनॉट्स को इंट्रोडक्शन के लिए गया था, तो हमारे एस्ट्रोनॉट्स किस प्रकार से काम करने वाले थे, जो रोबोट से मैं बात कर रहा था। मैंने रोबोट से काफ़ी बातें की और मैंने देखा कि मैं अलग अलग टोन में बोलता था, थोड़ा लहजा बदल के बोलता था, और मैं देख रहा था कि वो मुझे प्रॉपर रिस्पॉन्ड कर रहा था। फिर मैंने उसका नाम बदल करके पूछने की कोशिश की, तो फिर उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो मैंने कहा आपका एआई, मैंने 3 मिनट 4 मिनट बात किया, अभी तक वो मेरी आवाज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया। जब तक मैं उसका नाम नहीं बोलता हूँ वो मुझे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। मैं वो चाहता हूँ कि मेरे आवाज़ को सेंस करे, और भले ही मैं उसका नाम न बोलूं लेकिन वो मेरे से बात करे। तो उन्होंने कहा ठीक है, विल डू दिस। तो मैं हर बार नई चैलेंज देता रहता हूँ। A huge opportunity, but there's some challenges that come with that. How do you think India will approach that? देखिए, एआई ने जो चैलेंजेस खड़ी की है वो मैंने देखा है कि इतनी अच्छी चीज अगर प्रॉपर्ली ट्रेन किया बिना किसी के हाथ में दे दी जाए तो वो मिसयूज होने की संभावना ज़्यादा है। अब मैंने एआई से जुड़े सारे ब्रेन से उनसे भी बात की। मैंने कहा शुरू में हमने कोई भी एआई जनरेटेड चीज़ है तो उस पर आना चाहिए वाटरमार्क कि ये एआई जनरेटेड है, ताकि कोई मिसगाइड ना हो। और ये बुरी चीज़ नहीं है, सिंपली इट्स एआई जनरेटेड, तो मैं उसका वैल्यू समझ लूंगा। डीप फेक भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज में और इतनी विशाल कंट्री में कोई एक डीप फेक में कुछ भी चीज डाल दे, जैसे मेरे ही वॉइस में कुछ ऐसी गंदी चीज डाल दे, तो शुरू में तो लोग मान जाएंगे, तो बहुत बड़ी आग लग जाएगी। तो ये जरूरी है कि डीप फेक एआई जनरेटेड और ये सोर्स है, ये आज शुरू के दिनों में, आगे चल करके क्या होगा जरूरत नहीं पड़ेगी शायद, लेकिन ये हमने कुछ डूज एंड डोंट्स उस पर सीरियसली सोचना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं एआई से पहले काम वो लूं जिसकी मेरी महारत हो। मेरी महारत हो और मैं अब थक गया हूं, सो जाऊं, वो कर लेगा, तो वो ठीक नहीं है। जैसे हम कह देते कि भाई तुम 5 बजे उसको फोन लगा देना, तो एआई कर देगा, या मैं कह दूंगा कि मेरा वो गाना मुझे सुना दो, तो कर देगा। तो मुझे पता होना चाहिए ना कि भाई मुझे इस समय किस गाने को सुनने की जरूरत है, मेरे लिए क्या रिक्वायरमेंट है। अगर मैं ये ना कर दूं, मेरे से टूल का ही उपयोग करने के लिए खेल खेलता रहूं, तो शायद मैं वैल्यूएशन नहीं कर पाऊंगा, टाइम पास कर लूंगा। क्लाइमेट को लेकर के हम बात कर रहे थे। भारत, मुझे बहुत खुशी है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हम काफ़ी काम, हम न्यूक्लियर के अंदर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं तमिलनाडु में था, तो हमने एक हाइड्रोजन से चलने वाली बोट मैंने वहाँ से रवाना की, जो काशी में मेरे जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली, पॉल्यूशन फ्री ये बोट काशी से अयोध्या के लिए चलाने के लिए मैंने सोचा है, ताकि क्लीन गंगा की मेरी जो मूवमेंट है उसको भी मदद मिलेगा, एनवायरनमेंट कॉन्शियस सोसाइटी के लिए भी वहाँ से एक मैसेजिंग होता रहेगा। Well, India brings to the climate change a rich history of caring about the environment. How do you see connecting those? हमारे यहाँ रीयूज, रिसाइकल ये हमारे नेचर में है। अब देखिए, ये जो जैकेट है ये रिसाइकल मटेरियल का है, लेकिन ये रिसाइकल मटेरियल की भी विशेषता है। इसकी विशेषता ये है, जो टेलर के यहाँ
कपड़े के टुकड़े निकलते हैं, ये सारा वेस्ट इकट्ठा किया हुआ है। फिर जो पुराने कपड़े हैं उसको भी इसमें लिया हुआ है और 30-40% वेस्ट प्लास्टिक बोतल को लिया हुआ है और उन सबको रिसाइकल करके ये कपड़ा बना है। Yeah, the innovation, both here in India and the world, is coming along. Are the goals that we set, staying below 1.5 degrees, we probably will miss that. Even 2 degrees isn't going to be so easy. And the thing you and I really emphasized in Paris is the need for innovation. If the green approach can be made as cheap or cheaper than the old approach, then the adoption will be very good. If it's more expensive, it's not clear who's going to be willing to pay for that. Should the rich countries pay for that? It's not fair to tell India to slow down, building basic infrastructure just because the West had those emissions. But you'll have to have some adaptation because there will be some warming, particularly which farmers will have to take into account. मुझे लगता है कि हमने 2-pronged strategy की तरफ जाना चाहिए। एक तो है इनोवेशन, और इनोवेशन में हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे हो, नेचर फ्रेंडली कैसे हो, उसमें इनोवेशन हो। भारत ने अभी अपने इस बजट में 1 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया है और यंग जनरेशन को हमने कहा है कि आप इनोवेशंस के लिए आइए। 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन हम देंगे और आप इनोवेशन कीजिए। 1 लाख करोड़ रुपए का मैंने जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उस पर आप रिसर्च करिए, इनोवेशन कीजिए। तो मैं एक तरफ उनको प्रोत्साहित करूँ, लेकिन दूसरी एक बात है जिसको गंभीरता से ले, और ये वो लाइफस्टाइल। और इसलिए मैंने मिशन लाइफ शुरू किया है। और मैं जब लाइफ कहता हूँ तब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम क्लाइमेट फ्रेंडली लाइफस्टाइल स्वीकार नहीं करते, प्रो नेचर हम जीवन नहीं जीते हैं, तो हम बाहरी कितने ही प्रयास क्यों न करें, हम नए नए इनोवेशन करेंगे, नई नई चीजें जोड़ते जाएंगे, हम अपनी जिंदगी को ऐसी कैसे बनाए। अब हमारा मुसीबत क्या है, हमारा प्रगति का आंक क्या, तो भाई कौन सा देश कितना स्टील उपयोग करता है, कौन सा देश पर कैपिटल कितना एनर्जी कंज्यूम करता है, उसके आधार पर उस देश की इकोनॉमी में जा। अगर ये पैरामीटर रहेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने के लिए कोशिश करेगा, स्टील कंजम्पशन की कोशिश करेगा, फिर स्टील उत्पादन के लिए लगेगा, तो स्टील उत्पादन में कार्बन का प्रॉब्लम करेगा। मतलब हमने हमारी सोचने के तरीकों बदलना पड़ेगा। जब सोचने के हमारे पैरामीटर, जिंदगी के पैरामीटर, प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली बनाने चाहिए। आज हमारे प्रगति के सारे पैरामीटर एंटी क्लाइमेट है। बिजली कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है, स्टील कंजम्पशन के आधार पर प्रगति नापी जाती है। Yeah, I've been interested in your discussions about green GDP. Update me on your thinking. मैं तो कहता हूँ दुनिया को ग्रीन जीडीपी के कंसेप्ट को डेवलप करना चाहिए कि भाई तुम्हारी टोटल जीडीपी में ग्रीन जीडीपी कितनी है, टोटल रोजगार में ग्रीन रोजगार कितने हैं। हम एक नया आखिर टर्मिनोलॉजी बदलनी चाहिए दुनिया की। तो मैं समझता हूँ कि समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन अगर मैं कहूँगा मैं तो जितना उपयोग करता हूँ करूँगा, मैं तो इतनी बिजली उपयोग करूँगा, मैं इतना पानी बर्बाद करूँगा, मैं ये करूँगा। Now, getting consumers involved in this, where they prefer the product that's the clean product when they're buying a car, when they're buying any product, and changing their food consumption, even if they don't go all the way to be a vegetarian, they can eat less beef and more chicken, or less chicken and more fish. They can moderate a bit, and we know that also has some health benefit as well. Not only that, मैं तो कहता हूँ वेजिटेरियन में भी सोचने की इम्प्रूवमेंट जरूरी है। वेजिटेरियन में जैसे मिलेट, मैं यूएन के साथ मिलकर के मिलेट ईयर मनाया। मिलेट का फायदा यह है कि एक तो बिल्कुल बंजर भूमि में मिलेट पैदा होता है,
मिनिमम पानी चाहिए, कोई फर्टिलाइजर नहीं चाहिए, और ये सबसे उत्तम प्रकार का फूड है, ये सुपर फूड है। अगर हम मिलेट को प्रमोट करते हैं तो वेजिटेरियन होने के बावजूद भी बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा नुकसान करने वाली है, उसमें भी अगर मिलेट पर शिफ्ट करते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है।